मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एक 10वां का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग को भी इस मटेरियल का जो है पता हो सके। तो हम देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण में, इसमें देखेंगे जो रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलित करना। तो इस वीडियो में जो है हम लोग जो है यही सब के बारे में जो है जानेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है दिया गया है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जब किसी पदार्थ किसी प्रकृति और पहचान बदल जाती है, यानी किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान जब बदल जाती है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इस तरह से नहीं समझे तो देखिए आगे दिया गया है कि ये दैनिक जीवन में जो जैसे हम लोग जो है गर्मी में दूध का खट्टा हो जाना, तो हम लोग जानते हैं कि जो गर्मी के मौसम में जो होता है दूध जो होता है खट्टा हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखें क्या कि जो दूध था और उसमें खट्टा होने के बाद जो है वो दूसरे टाइप के हो जाता है, यानी दही टाइप के लगने लगता है। तो उसमें हम देखें क्या कि जो उसमें परिवर्तन आ गया, तो परिवर्तन आ गया तो हम लोग इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है। देखिए, लोहे के कील पर जंग लगना, लोहे के कील पर जब देखते हैं कि जंग लग जाता है तो उसमें जो होता है क्या होता है कि जो उसका जो है भार भी बदल जाता है और कलर भी जो है उसका जो है रंग जो है चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। उसी तरह से भोजन का पचना भी जो है रासायनिक परिवर्तन। जब हम लोग रोटी या चावल उवल खाते हैं तो उसमें एंजाइम के मदद से या आहार नाल के पाचन तंत्र के मदद से जो होता है भोजन जो होता है वो बदल जाता है, पच जाता है। या हम लोग ये भी देखते हैं कि जब भोजन जब पकाते हैं तो आटा जो होता है उसको गिलय के रूप में कर देते हैं, तो उसमें भी जो है परिवर्तन आ जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। उसी तरह से हमारा सांस भी जो होता है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, जो उसमें ध्यान रखना है कि जब अगर वैसे नहीं याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन में, तो याद रखिएगा कि जब कोई भी पदार्थ दूसरा टाइप के है और दूसरा टाइप के हो जाता है, मतलब अलग टाइप के हो जाता है, तो वो समझिएगा क्या ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और भौतिक परिवर्तन सिर्फ जो है उसको रूप आकार उकार बदल जाएगा लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो उसको जो है हम लोग जो है भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो याद रखिएगा। अब आते हैं नीचे। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण। देखिए हम लोग पता कैसे करेंगे जी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या न हुआ है। तो अब अभी हम जस्ट ऊपर जो है इस सब के बारे में चर्चा किए हैं। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं अवस्था में परिवर्तन। देखिए अवस्था में परिवर्तन हुआ कैसे से, देखिए जब हम लोहा के चर्चा किए थे तो लोहा जो होता है जब पहले की अवस्था देखिएगा और जंग लगने के बाद अवस्था देखिएगा तो उसका जो है अलग हो जाता है, तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो याद रखिएगा। उसी तरह से जो है हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन जब खाने के बाद जो है देखते हैं कि जो वो जो है पूरा जो है उसको आहार नाल के पाचन तंत्र के माध्यम से या एंजाइम के माध्यम से तोड़ा जाता है, तो वो भी देखते हैं जो उसका परिवर्तन हो जाता है। चाहे हम लोग जो है चावल बनाते हैं, पहले रहता है चावल और बाद में बना देते हैं तो दूसरा टाइप के हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये बदलाव हुआ है यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गैसों का निकास होना यानी उत्सर्जन होना, तो हम लोग भी इस कह सकते हैं कि गैस का जब निकास यानी उत्सर्जन होता है तो रासायनिक माने परिवर्तन हुआ है। रंग में परिवर्तन होता है और तापमान में भी परिवर्तन होता है। और तो याद रखिएगा
कि जब अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया हुआ या न हुआ, इससे हम कैसे पकड़ेंगे, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, और रंग में परिवर्तन होगा तब पर भी जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गैस में परिवर्तन होगा, गैस का जो है निष्कासन होगा, उत्सर्जन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, और तापमान में भी परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण जो होता है, इसमें क्या होता है, जो रासायनिक समीकरण यह सरल तरीका होता है। याद रखिए, अभिक्रिया को संक्षेप में लिखेंगे तो सरल होता है। जैसे रासायनिक समीकरण जो होता है, जब हम किसी तत्व या यौगिक को जब हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, मतलब दर्शाते हैं, तो उसी को हम लोग जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसमें जो होता है, जैसे इसमें देखिए जो मैग्नीशियम दिया गया है और प्लस ऑक्सीजन दिया गया है, तो बाद में जो है ये बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि जे अवकारक क्या होता है। तो अवकारक जो होता है वे पदार्थ जो जिसमें जो है रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। तो याद रखिएगा, जिसमें जो है रासायनिक परिवर्तन होगा, या मतलब समझते हैं जे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड के तरफ जो होगा तो वो जो है अभिकारक या अवकारक भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे देखिए, जो अभिकारक इधर जो देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हुआ है ये जो है प्रतिफल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा जो इसका ही जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ही परिवर्तन हुआ है, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग जो है अभिकारक कहते हैं। उसके बाद उत्पाद। अब देखिए, जो इसको जब मिलाए हैं तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो उसको जो है हम लोग उत्पाद कहते हैं। अब देखिए समझिए, जो रस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ यानी RHS, इधर देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो यही जो होता है उत्पाद कहलाता है। तो याद रखिएगा, और वैसे नहीं याद रहता है तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये तीर के निशान जो देख रहे हैं, तो तीर के निशान दाहिना साइड जो होता है उत्पाद होता है, और बायां साइड जो होता है अभिकारक होता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। अब रासायनिक समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, देखिए शब्दों के जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं रासायनिक समीकरण में। देखिए उदाहरण के लिए, देखिए यहाँ जो है मैग्नीशियम है, इसका जो है हम प्रतीक लिए हैं Mg, और प्लस जो है O2, और एरो जो है MgO। तो इसी को जो है हम लोग जो है रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है तत्व का उपयोग किया जाता है, और तत्व से मिलने के बाद जो है एक यौगिक का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, और इसी जो है रासायनिक समीकरण यानी स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें जो है देखिएगा, जो इस दो प्रकार के जो होता है रासायनिक समीकरण होता है, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। तो जब दोनों तरफ जो होता है यानी LHS यानी अभिकारक और प्रतिफल, ये दोनों तरफ अगर जो तत्व की संख्या, तत्व के परमाणुओं की संख्या जो होता है समान रहता है तो उसको हम लोग जो कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, और दोनों तरफ समान नहीं होता है तो उसको हम लोग जो कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो याद रखिएगा, जब रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ यानी तीर के LHS साइड और तीर के उधर जो है राइट हैंड साइड जब रहता है दोनों बराबर, तो उसको जो है हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, और उधर दोनों तरफ अगर जो भिन्न रहता है तो याद रखिएगा उसको कहेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो उसी लिखा गया है, वही लिखा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का जो है महत्व क्या होता है। तो समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है पालन होता है। अब द्रव्यमान संरक्षण नियम जो है क्या होता है से समझते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो याद रखिएगा, कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो उत्पत्ति होता है और न ही तो विनाश होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब अब
अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। तो इसी को हम लोग कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समीकरण को संतुलित करना है, हिट एंड ट्रायल विधि, यानी इसको जो है इधर जैगो है उधर तैगो लिखना होता है। तो इसी को हम लोग जो है हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। देखिए इसमें दिया गया उदाहरण में Fe है प्लस H2O है बराबर Fe3 और O4 प्लस H2O बना है। तो इसमें जो है हम लोग जो है इसमें जो है कैसे हम लोग जो है हिट एंड ट्रायल विधि का जो है उपयोग करेंगे से देखिए। इसमें देखते हैं कि जो इधर एक बक्सा के रूप में बनाएंगे। तो इसमें देखिएगा कि जो Fe जो है Fe कैगो है इधर, तो इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो इसमें जो है एगो है, मतलब Fe एगो है, तो यहाँ जो है लेफ्ट हैंड साइड एक लिखा गया है। और H जो है कैगो है, तो 2 गो है। और इसमें ऑक्सीजन जो देखिएगा तो इसमें ऑक्सीजन भी एक है, यानी जो है एक लिया गया है, तो एक लिया गया है। अब उसमें हम लोग जो है उत्पाद में जो है हिट एंड ट्रायल विधि से क्या करेंगे, तो देखिए इसमें 3 बना है ना, 3 गो है ना Fe3, तो Fe3 जो है 3 है, तो यहाँ हम लोग जो है 3 से गुना करेंगे, यानी Fe3 यहाँ 3 हो जाएगा। और इसमें देखिएगा कि जो H2, तो H2 तो 2 गो है, इधर भी 2 गो है, तो 2 गो तो है, तो इसमें ठीक है। लेकिन O4 जो है इसमें O4 के लिए जो है यहाँ जो है O4 यहाँ लगाना होगा। तो याद रखिएगा O4 लगाएंगे तो यहाँ जो है ये 4 से गुना करेंगे तो यहाँ जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो संतुलित हिट एंड ट्रायल विधि से ऐसे किया जाता है, और दोनों तरफ देखना होता है कि ये संतुलित है या नहीं है। तो आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है ये संतुलित रासायनिक समीकरण कौन है और असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन है। तो पहचानने का एगो नियम है कि जो दोनों तरफ देखिएगा, जो दोनों तरफ अगर जो तत्व के द्रव्यमान या परमाणु संख्या जो है समान है कि नहीं है, और उसी आधार पर जो है देख लीजिएगा, उसके इधर उधर कर दिएगा तो उस दोनों तरफ समान रहेगा, तो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। उसी तरह से है इसमें देखिए 4 से गुना कर दिया गया है, तो इसमें हो गया है। तो इधर ध्यान रखिएगा जो 4 से गुना कर दिया गया है, तो जो है समीकरण रासायनिक समीकरण यानी संतुलित समीकरण हो गया है। उसी तरह से सब है, इसमें सब चरण में उसी है, उसी तरह से दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं समीकरण को और सूचनापूर्ण बनाना। देखिए और सूचनापूर्ण क्या बनाएंगे, तो इसमें कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक तीर के ऊपर नीचे लिखा जाता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा सूचनापूर्ण जो है, जैसे ऊपर जो देखिएगा तीर के ऊपर जो है ताप, दाब या उत्प्रेरक के रूप में जो है लिखा जाता है। तो देखिए इसमें दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया है CO, ये जो है जी जो होता है क्या चीज़ को डिनोट करता है, तो गैस को डिनोट करता है, याद रखिएगा। इधर भी जो है H2 जो है गैस से है, तो इधर जो है एटॉमिक्स मास यूनिट यानी द्रव्यमान संख्या को जो है इसमें जो है दिया गया परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है एटॉमिक मास यूनिट जो है डिनोट किया गया है। तो इसमें जो है ये देखिएगा जो CH3 जो बना है OH, तो ये लिक्विड फॉर्म में बना है, तो ये लिक्विड यानी L से जो है इसको दर्शाया गया है। उदाहरण नंबर 2 भी समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। तो देखिए इसमें जो है ऊपर जो देख रहे हैं तीर के निशान, तो ये प्रकाश संश्लेषण यानी जो है ताप को जो है दर्शाया गया है। तो इसमें देखिएगा तो ये जो होता है CO जो है यहाँ जो है इसमें ध्यान रखिएगा ये CO जो है लिक्विड जो है यहाँ लिया गया है गैस के रूप में, और H2O को लिक्विड के रूप में लिया गया है। यहाँ जो है ग्लूकोज बना है ऊर्जा के रूप में, और यहाँ जो है इधर देखिएगा तो CO जो है लिक्विड के रूप गैस के रूप में, और यहाँ जो है H2O जो है लिक्विड के रूप में बना है। और इसमें जो है क्लोरोफिल जो है दर्शाया गया है तीर के नीचे। तो वीडियो इतना ही पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।